मैं आज आपके सामने नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। वो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए, मैंने यहाँ नाम लिख रखा है, अब ये भी मैंने लिखा है और चूंकि समय लगता है इसलिए मैंने पहले लिख लिया है। मैं इसको अलग अलग डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रश्न आता है कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन क्या है कि ए वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग हो, यानी वो शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी वो शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो देखते हैं कि प्रोनाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने लिख रखा है यहाँ पर देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कहीं कहीं किसी ग्रामर में आप देखेंगे 7 प्रकार के, किसी में 8 प्रकार के, किसी के 9 प्रकार के, 10 प्रकार के। तो उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर मिल सकता है, लेकिन सब सही है। जो 7 प्रकार के पढ़ा रहे हैं वो भी सही है, 8 प्रकार के पढ़ा रहे हैं वो भी सही है, और 9 प्रकार के पढ़ा रहे हैं वो भी सही है। तो मैं यहाँ बात करूँ, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड थर्ड वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, थर्ड वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। एंड फोर्थ वन इज, जो चौथा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवा है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। छठा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, छठा इनडेफिनिट प्रोनाउन। और सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आठवां में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, आठवां में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और नौवां में है इम्फेटिक प्रोनाउन। 10वां में है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इम्फेटिक प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो मैं फिर से इसको अब अलग अलग करके मैं बात कर लूँ। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की बात कर लूँ। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो अगर अंग्रेजी में डिफिनेशन इसका बनेगा तो होगा कि पर्सनल प्रोनाउन stands for person or thing। A personal pronoun stands for person or thing। हिंदी में कहें तो ये कहेंगे a person, the name of a वो शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले जो प्रयोग होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वो शब्द यानी वो प्रोनाउन यानी वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम के पहले प्रयोग होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो फिर हम यहाँ डिफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। A pronoun which stands for a person or things, person or thing is called a personal pronoun, personal pronoun, personal pronoun। एग्जाम्पल में अगर पर्सन की बात करते हैं तो आता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आता है। साथ साथ मी, अस, यू का जो यू ही होता है, देम, हिम, हर, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में। मैंने 2 लाइन में जो लिखा है आपने देखा होगा कि रिपीट हो रहा है, यू रिपीट हो रहा है यहाँ, और यहाँ पे इट जो है रिपीट हो रहा है। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे रिपीट हुआ, तो मैं बता दूंगा आपको। आई, इस लाइन में जो मैंने लिखा वो सब सब्जेक्ट बनता है, लेकिन जब इस लाइन की बात आती है ये जो सारे वर्ड हैं, जैसे मी हमने लिखा, आई से बनने वाला जो शब्द है वो मी है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट का काम करता है। इस पंक्ति के अंदर जितने भी शब्द आए सबका सब प्रोनाउन है। ये जो प्रोनाउन है ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनकर के आते हैं। आई का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी। मैं बताऊं आगे कि जो केस में बांटते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं उनको अलग अलग केस में बांटते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड वोकेटिव केस। तो हम लोग जब इसको ना बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। मी, आई से बनने वाला मी, जब ये आई होता है तो ये जो है नॉमिनेटिव केस में, जब सब्जेक्ट बनकर के आता है तो ये नॉमिनेटिव केस में। और जब भी ये
ऑब्जेक्ट बनता है तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे वी है सब्जेक्ट बन करके आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में, जब ये ऑब्जेक्ट बन करके आता है तो अस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक इसी तरह से यू है, यू सब्जेक्ट बन करके जब आता है तो ये नॉमिनेटिव केस में, जब ये ऑब्जेक्ट बन करके आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में। दे सब्जेक्ट है तो जब ये सब्जेक्ट बन करके आता है तो ये, जब सब्जेक्ट बन कर आता है तो दे है, और जब ये ऑब्जेक्ट बन करके आता है तो देम होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये नॉमिनेटिव केस में। ही नॉमिनेटिव केस में होता है और जब ऑब्जेक्ट बन करके आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ही पर सब्जेक्ट होता है नॉमिनेटिव केस, और ये उससे बना ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस। शी सब्जेक्ट बनकर जब आता है तो ये नॉमिनेटिव केस, और जब ऑब्जेक्ट बन करके आता है तो हर होता है। इसी तरह से इट जो है वो नॉमिनेटिव केस में जब आता है तो इट सब्जेक्ट बन करके जब आता है तो ये नॉमिनेटिव केस में, जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो आई टी इट, दोनों का रूप एक जैसा होता है। और कंफ्यूजन ना हो, हर जो है पॉजिटिव केस में भी मैं पढ़ाऊंगा। आगे जो मैं बताऊंगा चौथे नंबर पर या तीसरे नंबर पर जब भी आने वाला है तो वो जो है हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में भी पॉजिटिव केस में भी आएगा। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले मैं बता दूं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन मैंने लिखा रखा है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये वो प्रोनाउन है, ये वो प्रोनाउन है जो किसी पर्सन के नाम के बदले आता है या किसी थिंग के नाम के बदले आता है। ये स्टैंड करता है पर्सन के लिए या थिंग के लिए, इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इट डिनोट्स टू बी पर्सनल, और पर्सन इट्स हिमसेल्फ और ए थिंग इटसेल्फ, है ना। ये पर्सन जो कोई व्यक्ति होता है उसके खुद के बदले में आता है ना, खुद को डिनोट करता है, स्टैंड करता है उसके लिए, या किसी थिंग को खुद को डिनोट करता है या उसके लिए स्टैंड करता है। तो पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन। दूसरे नंबर पर डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने लिखा यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इंगित करना, सूचित करना, दर्शाना, इशारे से बताना, ये सब मतलब होता है इशारे से बताना। तो नाम में ही कुछ मीनिंग छुपा हुआ है जो हम देखते हैं। ये जो शब्द है ये अपने नाम के अंदर कुछ मीनिंग छुपा रखा है। डिमोन्स्ट्रेटिव यानी वो इंगित करने वाला, सूचित करने वाला जो है, इशारा करके बताने वाला जो है वो प्रोनाउन। तो ए प्रोनाउन तो हम लिखेंगे कि ए प्रोनाउन which indicates or demonstrate something is called a demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun is called a demonstrative pronoun. Example: this, that, these, those, ये सब इशारा करके बताने के लिए होता है। दिस और दैट सिंगुलर जब होता है तो निकट के वस्तु को इंगित करने या सूचित करने के लिए दिस का प्रयोग होता है, या इस। और दैट दूर की चीजों को इंगित करने या सूचित करने के लिए उंगली के इशारे से या इसे भी दैट का प्रयोग होता है जब वो सिंगुलर होता है। लेकिन जब निकट की वस्तुएं अगर एक से अधिक हैं तो उनके लिए दीज का प्रयोग होता है, और दूर की वस्तुएं जब एक से अधिक है तो उनके लिए दोज का प्रयोग होता है। लेकिन याद रहे ये जब इसके तुरंत बाद कोई नाउन आएगा, दिस के तुरंत बाद नाउन, या दैट के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाएगा, या दिस के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाएगा, या दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाएगा, चाहे नाउन सिंगुलर या प्लूरल जो भी आ जाए, तो फिर उस दशा में, उस स्थिति में ये एडजेक्टिव हो जाएगा। याद रहे इन शब्दों के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाता है सिंगुलर या प्लूरल, तो उस दशा में ये सब का सब एडजेक्टिव हो जाएगा। यही शब्द एडजेक्टिव बनते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा जब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मैं बताऊंगा ये एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन मैंने प्रोनाउन की बात की है। ये प्रोनाउन दिस है और दैट है, तो दिस के पास जो नाउन आ रहा है अगर आ जाए तो, लेकिन जब यहाँ पर वाक्य बनेगा तो ऐसे बनेगा, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ बुक, तो दिस के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। दैट इज अ पेन, वो पेन है। दैट इज अ कार, वो कार है। दीज आर फ्लावर्स, ये सब फूल हैं। दोज आर, दोज वेयर
प्लेयर्स, वो सब खिलाड़ी थे। दोज वेयर, या फिर दोज वेयर फ्लावर्स, वो सब फूल थे। तो ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैं अगले प्रोनाउन की तरफ चलता हूँ, वो है one is indefinite pronoun। इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम से मालूम पड़ता है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो वो प्रोनाउन जो अनिश्चितता या जिसे जनरल, हाँ प्रोनाउन इन जनरल की बात होती है, जो नाउन इन जनरल को डिनोट करता है या स्टैंड करता है उसके लिए। तो ए प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर अ नाउन इन जनरल। अ प्रोनाउन वो शब्द जो किसी नाउन के बदले प्रयोग होता है, और जनरल किसी नाउन के बदले प्रयोग होता है, नाउन इन जनरल कह सकते हैं। ए प्रोनाउन which stands for a noun in general, a noun, और कह सकते हैं stand for a person or thing in general, for person or thing in general। कोई डेफिनेट नहीं, कोई खास नहीं। is called an indefinite pronoun। Example, जब कहते हैं any, many, some, अदर भी हो सकता है, अदर, another, several, either, neither, etc। इन सब का प्रयोग होता है। तो गौर करने वाली बात है कि एनी के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा, मेनी के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा। प्रोनाउन जब बनेगा तो जनरली उसके साथ ना एनी ऑफ द बॉयज, अगर बहुत सारे लड़के हैं उनके बदले में तो कहते हैं कि एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक। तो ये इंडेफिनिट का बोध हो रहा है। तो आप यहाँ कहेंगे कि इंडेफिनिट तो बांटने का भी काम कर रहा है। हाँ, कुछ सेंस उसका भी आता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने का सेंस भी आता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में भी इसका सेंस आता है। लेकिन ये इंडेफिनिट है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। एनी ऑफ देम, अब बहुत सारे लोग हैं उनमें से कोई एक, तो इंडेफिनिट का बोध कर रहा है। उनमें से कौन वाला, कौन डेफिनिट वाला, निश्चित वाला, वो नहीं बता रहा है। ये कह रहा है एनी ऑफ देम, उनमें से जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक। मेनी ऑफ देम या मेनी ऑफ द बॉयज, बहुत सारे लड़के। अब बहुत सारे लड़के में से कौन, ये कौन लड़के, कौन, हाँ मेनी ऑफ द फ्लावर्स। तो मेनी ऑफ, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, अगर ऐसा जब बनावट आता है वाक्य के अंदर तो हम देखते हैं कि उसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं लगता है। अगर जब नाउन नहीं लगता उसके तुरंत बाद कोई ऑफ आ गया है, प्रीपोजिशन आया है ऑफ, इसलिए लगता है कि ये प्रोनाउन है। लगता है मतलब है, वो प्रोनाउन है। अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन आया होता तो वो एडजेक्टिव हो गया होता। तो इस बात को ध्यान में रखना है, हमें ध्यान रखना है कि एनी के तुरंत बाद कोई और नाउन नहीं आना चाहिए। इसके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन जैसे ऑफ है वो लगा होगा। एनी ऑफ द बॉयज, मेनी ऑफ द चिल्ड्रन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ अदर वाले में लोगों का कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, अदर और अनदर। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं दुकान पर गया और दुकान में मान लीजिए कि मुझे पैंट देखना है, तो दुकानदार ने कई पैंट मुझे दिखाए। हाँ, तो उसने कहा कि ये वाला जो पैंट है ना ब्लैक वाला, इसका एक और है कहीं रखा हुआ है। मैं ये जो ग्रीन वाला है, एक ब्लैक वाला है। तो हम कहते हैं कि जब दो ही है तो उसमें से ये वन हुआ और दूसरा जो हुआ अदर हुआ।
तो कहते हैं शो मी द अदर, शो मी द अदर। तो उस दशा में हम अदर के साथ नाउन नहीं लगा रहे हैं। जब हम नाउन नहीं लगा रहे तो उस दशा में ये जो है प्रोनाउन हो गया। जनरली अदर के साथ कोई ना कोई नाम आता है, कोई नाउन आता है, लेकिन यहाँ इस वाक्य में मैं दिखा रहा हूँ कि शो मी यानी दिखाइए मुझे द अदर यानी दूसरा वाला। अब उस अदर के साथ कोई नाउन नहीं लगा रहे हैं, तो वो जो नाउन के बदले आ रहा, जो अदर है दूसरा जो है कहीं रखा हुआ है, वो चाहे वो ब्लैक वाला है या रेड वाला जो भी है, वो जो रखा हुआ है, जो लाना चाहता है, वो जो दिखाना चाहता है मुझे, तो वो जो है उसको रेफर कर रहा है। तो उस नाउन के बदले जो आया ये प्रोनाउन द अदर हुआ, अदर जो है ये प्रोनाउन हुआ। इसी तरह हम कहते हैं कि उसने 5-6 पैंट मुझे दिखाए और उनमें 5 में 6 में से मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा नहीं है, प्लीज शो मी एनोदर, कोई दूसरा दिखाइए मुझे, कोई भी दूसरा। तो ये डिफरेंस भी पता चल गया अदर और एनोदर में, समझ गया ना कि अदर और एनोदर में मतलब फर्क भी पता चल गया। और साथ साथ ये हुआ कि एनोदर का मतलब कोई दूसरा, सिर्फ दूसरा नहीं, कोई दूसरा, ठीक है, वो इनडेफिनिट वन है, वो डेफिनिट नहीं है। लेकिन अदर वाले में क्लियर है कि जो एक यहाँ पर एक जोड़ा है, उसका एक हिस्सा यहाँ या एक पार्ट यहाँ या एक वाला एक यहाँ, दूसरा वहाँ है उस जोड़े का, ठीक है, जिसका डिजाइन एक ही है, सब कुछ है, प्राइस एक है, लेकिन दूसरा वाला वहाँ रखा हुआ है, तो वहाँ उस सेंस में वहाँ अदर है। लेकिन शो मी एनोदर कहते हैं मतलब कोई भी दूसरा, तब एनोदर के बाद कोई नाउन नहीं लगा, तो इस दशा में ये प्रोनाउन हुआ। इसको अच्छा समझ लें प्लीज। आगे कह रहा सेवरल ऑफ। अब हम सेवरल के साथ ऑफ लगाए हैं, उसके बाद जो नाउन आना है सेवरल ऑफ द मिनिस्टर्स, सेवरल ऑफ द मिनिस्टर्स कह रहे हैं, तो ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ, तो यहाँ पर इस दशा में यहाँ पर सेवरल प्रोनाउन हुआ। लेकिन फिर सेवरल बॉयज, सेवरल स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं, सेवरल फ्लावर्स, तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये जो शब्द है ना, जब बच्चे आगे पढ़ते हैं, जब स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर आगे ये है कि आइदर, आइदर मतलब कोई एक भी, आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम का मतलब वो जितने भी हैं उनमें से कोई एक। आइदर ऑफ द चाइल्ड इज प्रेजेंट टुडे। मान लीजिए इस क्लास में द क्लास कंसिस्ट ऑफ, दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ 30 बॉयज, 30 स्टूडेंट्स, और आइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट, कोई आज कोई एक अब्सेंट है या कोई एक प्रेजेंट है, आइदर ऑफ देम इज अब्सेंट, कोई एक अब्सेंट है, तो उस आइदर ऑफ लगा तो ये प्रोनाउन हो गया। अगर आइदर बॉय हैज कम, नाइदर बॉय हैज कम, नाइदर बॉय, अगर ऐसा रहता तो वो फिर एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन है। इसी तरह नाइदर के साथ भी है, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ द बॉय, ये सब समझ गए होंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे अगला है चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, बंटवारे को दर्शाता है। ऐसा प्रोनाउन जो बंटवारे को दर्शाता हो, जो बांटे जाने को दर्शाता हो, किसी चीज़ के बांटे हुए होने या बांटे जाने को दर्शाता हो, तो ऐसे प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आज अ प्रोनाउन which shows distribution, a pronoun which shows distribution is called distributive pronoun. Distributive pronoun. Example: each, either, neither, each, either, neither। वैसे ये नहीं भी बांटने का काम करेगा। बांटने का काम वन भी करता है। तो ईच, आइदर, नाइदर, एनी, वन। अब यहाँ ईच के तुरंत बाद अगर हम नाउन लगाते हैं, जैसे ईच बॉय,
ईच बॉय अगर लगाते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन हम ईच बॉय नहीं कहते, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, प्रत्येक, ईच मैन हैज कम, ईच मैन हैज कम, हर आदमी आया है, ईच मैन एंड एवरी वुमन, ऐसा भी होता है, तो वहाँ एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ईच के तुरंत बाद ऑफ लगाना है, तब तो इस स्थिति में ये प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक, या नाइदर, जहाँ नाइदर है, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बाइसिकल्स, बहुत सारे बाइसिकल्स हैं, उनमें से आइदर, आइदर ऑफ द बाइसिकल इज ग्रीन, नाइदर ऑफ द बाइसिकल इज ग्रीन, ओके। एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक, और वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, ऐसा कुछ है। तो ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, ठीक है। अब अगला है 5वां, पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये जो है अधिकार, अधिकार को दर्शाता है या संबंध को दर्शाता है, अधिकार या संबंध को दर्शाने वाले प्रोनाउन को पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन which shows possession of someone on something, of someone on something, तो समवन ही नहीं, एनी वन ऑन एनीथिंग भी कह सकते हैं। किसी समवन और एनी वन में अंतर यह होता है कि किसी आदमी को जिसको मैं जानता हूँ वो समवन है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ लेकिन उसके बदले में कह रहा हूँ, तो वो समवन हुआ। लेकिन जब मैं नहीं जानता हूँ, मेरे लिए अनजाना है, अब तब मैं उनके बदले में प्रयोग करूँ तो एनी वन प्रयोग करूंगा। हाँ, समथिंग के साथ वही चीज़ है, वो चीज़ जिसको मैं जानता हूँ वो समथिंग है, लेकिन जब मैं उसको नहीं जानता हूँ तो वो एनीथिंग में चला जाएगा। तो समवन और समथिंग, ये मतलब हुआ। ए प्रोनाउन विच शोज पोजेशन, वो प्रोनाउन जो पोजेशन को, अधिकार को, किसी का अधिकार को किसी चीज़ पे दिखाता है, किसी चीज़ पर किसी का अधिकार जो दर्शाता है, उसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। आप बहुत गड़बड़ी करते हैं स्टूडेंट, छोटी छोटी बात पे चूक हो जाती है। अब देखिए कि आई से बनने वाला जो पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा वो है माइन, माइन, मेरा ही या मुझी का। माई नहीं, क्योंकि माई अगर कहते हैं तो उसके तुरंत बाद नाउन लगना जरूरी हो जाता है, और जब भी इसके तुरंत बाद नाउन लग गया तो उस नाउन को वो डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो उस दशा में वो एडजेक्टिव हो जाएगा। वो जो माई है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो माइन है, दिस बुक इज माइन, माइन, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। माइन के बाद कोई नाउन नहीं लगना है, नहीं लगेगा, क्योंकि ये वोकेटिव केस है। हमने बात की ना कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस जो होता है उसके तुरंत बाद नाउन नहीं लगना है, ये बिना नाउन के आता है। दिस बुक इज माइन, जैसे कहते दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। आवर्स, आवर नहीं कह रहा हूं मैं, आवर्स कह रहा हूं, आवर्स, हम सबका, हम ही सबका, हमारा ही, है ना। दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हम सबका ही है। दिस कॉलेज इज आवर्स, ये कॉलेज हम सबका ही है, हमारा ही है। थोड़ा सा इंफेसिस भी है इस पर, थोड़ा सा जोर देकर भी कहा जाता है, आवर्स। उसके बाद योर्स, योर्स, हिज। अब हिज में कंफ्यूजन नहीं होना कि हिज जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये पॉजिटिव केस में भी आता है और ये वोकेटिव केस में भी आता है। ये एडजेक्टिव का भी रोल करेगा, लेकिन जब एडजेक्टिव होगा तो इसके तुरंत बाद कोई नाउन लगा होगा। लेकिन जब ये प्रोनाउन बनकर क्या है तो ये इसके बाद नाउन नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, जो भी हो, है ना। दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज, ये किताब उसकी है। और दिस इज हिज बुक कहेंगे, दिस इज हिज बुक, ये किताब उसकी है। तो हिज के बाद जब बुक आया तो फिर उस दशा में जो हिज होगा वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ जो हिज कह रहे हैं, दिस बुक इज हिज, तो हिज पे एंड हो रहा है और उसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, तो इस दशा में ये जो हिज है ये प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, हिज। और इसी तरह से हर है, हर्स, हर्स, हर नहीं हर्स। फिर इट्स, उसका ही, उसी का, इस सब के बाद नाउन नहीं आना है, तुरंत बाद नाउन नहीं आना है। इट्स और दियर्स,
डियर्स, ये सब जो है पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल कई बार इसका एक दूसरे से संबंधित म्यूचुअल, जिसको कहते हैं ना म्यूचुअल रिलेशन, जिसमें दो चीजों में म्यूचुअल रिलेशन हो, तो ऐसे प्रोनाउन को जब कोई प्रोनाउन म्यूचुअल रिलेशन दिखाता हो आपस में, जैसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना कि आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो उस तरह के म्यूचुअल रिलेशन को जब दर्शाता हो तो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहता है। अपर नाउन which shows mutual understanding is called upper noun which shows mutual understanding is called understanding with each other। एग्जाम्पल में भी each other आएगा each other। each other means दो के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दर्शाया जाता है तो इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल ईच अदर। यहां से यहां तक एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर, एक दूसरे का, है ना। he values each other, they value each other। वो एक दूसरे को वैल्यू देते हैं, सम्मान देते हैं। one another, ये सब इनके उदाहरण है, एग्जाम्पल है एक दूसरे के। one another, एक से ज्यादा आदमी के लिए एक दूसरे आपस में जब संबंध इस तरह का हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो वहां पर वन अनदर का। और दो के बीच में जो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो या रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन जब हो, तो ये जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या रिलेशन को दर्शाता है ना। तो इसको ना यहाँ पर हमने अंडरस्टैंडिंग लिखा है, अगर आप चाहें तो इसको रिलेशन भी लिख सकते हैं, संबंध, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग या संबंध, रिलेशन भी कह सकते हैं। तो ये रेसिप्रोकल के एग्जाम्पल हो गए। सातवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब इसे किसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जिसको हम लोग कहते हैं ना स्वयं द्वारा, अपने आप से, अपने से, स्वतः। इन शब्दों पर गौर करें आप। स्वयं, खुद से, स्वतः। हाँ, मैंने खुद से, जैसे मैंने खुद से ये काम किया, मैं अपने से ही ये काम किया, और मैंने अपने से ही ये काम किया, अब मैंने ये काम किया अपने से। दोनों में अंतर देखिए। एक में कह रहा मैं स्वयं इस काम को किया, मैंने स्वयं इस काम को किया, तो सब्जेक्ट तुरंत बाद जब आ रहा है वो इम्फेटिक है, जोर देके कहना, वो रेसिप्रोकल, ये जो है ना रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। लेकिन जब ही कहते हैं कि किसके बाद, तो मैंने यह काम स्वयं किया, तो सब्जेक्ट वर्ब आ गया, और वर्ब के बाद जब कभी ये जो शब्द आएगा जो मैं आगे लिखने जा रहा हूँ, वो जब आएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। मैं आगे कंपैरिजन करूंगा आगे। देख लीजिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जब कोई काम स्वयं को दर्शाता है, स्वयं के द्वारा स्टैंड करता है, ए प्रोनाउन व्हिच स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग, हाँ, एज ए डूअर ऑफ समथिंग इटसेल्फ, काम का करने वाला। जैसे कोई प्रोनाउन है, किसी क्रिया का करने वाला स्वयं है, स्वयं उसको करता है, ये अपने फॉर्चून का
डिसाइड करने वाला डिसाइडिंग फैक्टर खुद है, स्वयं है, तो ऐसी दिशा में उसको ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कहते हैं। देखिए एग्जांपल, पहले तो डिफिनेशन देखिए। अ प्रोनाउन which shows it is मतलब ये पर्सन, और इट इज कह सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अ पर्सन shows a person or thing is the doer of an action himself or itself is called a reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Example, जैसे कहते हैं myself, ourselves, yourself, yourselves, myself, ourselves, yourself and yourselves. yourself सिंगुलर में और yourselves प्लूरल में। ourself चूंकि we से बनता है तो वो प्लूरल ही रहता है, और myself, I से myself तो सिंगुलर ही रहता है। लेकिन you सिंगुलर में भी प्रयोग होता है और प्लूरल में भी। जब सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है तो yourself, और प्लूरल के लिए होगा तो yourselves, himself, herself, itself और themselves, क्योंकि ये प्लूरल में होता है इसलिए इसको ये सब रखेंगे। एक वाक्य देखते हैं तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। एक वाक्य को हम लोग देखते हैं। पहला ये वाक्य है, I read the book, I read the book myself। यहाँ सेंस निकल रहा कि जो पढ़ने का काम, जो किताब का पढ़ने का काम हुआ, I read the book myself, जो किताब के पढ़ने का काम हुआ ये मेरे द्वारा स्वयं हुआ, मैंने इस काम को खुद किया। I read the book myself। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि I के तुरंत बाद कोई नाउन, ये जो कोई जो प्रोनाउन है जो स्वयं द्वारा किए जाने का दावा नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता जो उसके द्वारा, जो सब्जेक्ट है जो करता है उसके द्वारा स्वयं किया जाने का जो दावा होता वो ये किया जाता। अगर इसके तुरंत बाद आता तो वो जो है इम्फेक्टिव होता, लेकिन इसके हर के बाद आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, और वर्ब के बाद जहां कहीं भी अगर ऐसा प्रयोग हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, जो हमने यहाँ लिस्ट दिया है उनमें से कोई प्रयोग होगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये आप समझ लेंगे, ठीक है। आगे मैं बात कर रहा हूँ इम्फेक्टिव की। इम्फेक्टिव प्रोनाउन, तो इम्फेक्टिव प्रोनाउन है और ऐसा प्रोनाउन है जो जस्ट रिफ्लेक्सिव से ही मिलता जुलता है। जो सब प्रयोग होते हैं रिफ्लेक्सिव में वही शब्द इम्फेक्टिव में होंगे, लेकिन इम्फेक्टिव में क्या है कि ऐसा प्रोनाउन जो जोर डालकर ये दर्शाता हो कि किसी क्रिया को किसी ने खुद किया हो, स्वयं किया हो, अपने से किया हो या अपने से हुआ हो, खुद ब खुद हुआ, स्वतः हुआ हो, स्वयं द्वारा हुआ हो, तो ऐसी दशा को दर्शाने वाले प्रोनाउन को इम्फेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जो स्वयं से होने की क्रिया को जोर देके दर्शाता हो, जोर देके दर्शाता हो, सिर्फ दर्शाता नहीं कि स्वयं किया, स्वयं द्वारा होने को जोर डाल करके
है ना, इम्फेसिस के साथ, ठीक है, स्ट्रेस डाल करके जब दर्शाया जाता हो तो ऐसे प्रोनाउन को इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सॉरी डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन which shows a subject does something itself with emphasis और स्ट्रेस, जिसको स्ट्रेस भी कहते हैं, जोर डालकर, इज कॉल्ड एन emphatic pronoun. Is called an emphatic pronoun. Example, मैं यहाँ लिख रहा हूं कि a pronoun which shows a subject does something itself with emphasis, कि कोई pronoun जब दर्शाता है कि कोई काम, वो जो दर्शाता है कि वो कोई सब्जेक्ट जो है कोई काम स्वयं करता है, itself करता है, अपने आप से करता है, स्वयं करता है, with emphasis, जोर डाल करके ये जब ये बात बताया जाता हो कि कोई काम किसी काम का कर्ता जो है वो खुद से करता, स्वयं करता हो, तो ऐसे जो स्ट्रेस के साथ करता हो या कहता हो कि ये स्ट्रेस के साथ होता है या इम्फेसिस के साथ जब होता है, तो ऐसे काम को, ऐसे प्रोनाउन को इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे माई सेल्फ, वो सभी एग्जांपल जो मैंने रिफ्लेक्सिव में दिए वो सारे के सारे एग्जांपल जो शब्द के तौर पे यहाँ पर लिखे जाएंगे, लेकिन जब वाक्य में जब आएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। तो माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves. तो मैंने लिखा है यहाँ पे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये जो सारे शब्द हैं। तो अब इसको वाक्य में देखते हैं। जैसे ही, हिमसेल्फ ब्रोक द वेस, फूल के गमला को उसने खुद से तोड़ा। हिमसेल्फ ब्रोक। अब देख रहे हैं कि जो वर्ब है, क्रिया और सब्जेक्ट के बीच में आ रहा है, तो यहाँ इम्फेसिस के साथ दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है कि तोड़ा तो उसी ने, लेकिन जोर देके कहा जा रहा है कि उसने खुद से तोड़ा, स्वयं तोड़ा। यहाँ पर इम्फेसिस है, स्ट्रेस अपॉन है, जोर देकर कहा जा रहा है। तो ऐसा जो वाक्य है, ऐसा जो प्रयोग होगा तो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। शब्द वही होंगे, ये जो शब्द हैं शब्द के तौर पे लिखेंगे तो ऐसे ही यही सब रिफ्लेक्सिव में भी होंगे, यही सब इम्फेटिक प्रोनाउन में भी होंगे। अब अगला, है इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो ऐसा प्रोनाउन, ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछता हो, ऐसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछता है, ऐसे प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहता है। A pronoun which asks a question is called an interrogative pronoun. Interrogative pronoun. A pronoun which asks a question is called
एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल। तो मैं बता दूं यहाँ की 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जिसको WH क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। उदाहरण के लिए व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, who, whom, whose, which, ये 9 क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, हु, whom, whose, which। ये जो टोटल जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबका सब 9 है। ये 9 क्वेश्चन वर्ड्स हमने लिखे। मैं यहाँ पर थोड़ा मार्क कर दूं। एक वर्ड है whose, एक वर्ड है which और एक क्वेश्चन वर्ड है what। इन तीनों पर सावधान रहना है। जब इन तीनों के साथ कोई नाउन तुरंत बाद नाउन लगा होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा या मेन वर्ब जो भी आए, तो तुरंत बाद नाउन अगर नाउन आ जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है, तो उस दशा में ये तो व्हाट या हुज या व्हिच है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और यही तीनों एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में आएंगे। अतिरिक्त जो है वो एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में नहीं आएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में नहीं आएंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में ये 9 आए हैं। कारण ये है कि इन सबके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन नहीं लगे, कोई भी नाउन नहीं लगेगा। इसके तुरंत बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का जो प्रयोग होना वो आना है प्रश्न पूछने के लिए। ये सभी शब्द, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं। मैं अभी अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करने जा रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लास बचा हुआ है 10वां, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं जो रिलेशन का भी काम करते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि व्हाट। अब जैसे कि व्हाट क्वेश्चन डू यू आस्क, व्हाट क्वेश्चन, व्हाट के तुरंत बाद है व्हाट बुक या व्हाट लेसन, इसके बाद जो नाउन आ रहा है तो उस दशा में वो जो है ना व्हाट एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन कहते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट के तुरंत बाद इज आया, यानी प्रोनाउन मतलब हेल्पिंग वर्ब आया, तो नाउन नहीं आया, तो इस दशा में ये प्रोनाउन है। हुज इज दिस, ये किसका है, ये हुज इज दिस किसी व्यक्ति के लिए को दर्शा रहा है, तो हुज इज दिस कह रहे हैं, ये किसका है, इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया, तो इस दशा में ये प्रोनाउन है। विच डू यू लाइक, कौन तुम पसंद कर रहे हो, कौन सा तुम पसंद कर रहे हो, विच डू यू लाइक, तो विच के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया तो वो प्रोनाउन है। लेकिन अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन लगा होता तो चूंकि लगता भी है, कहीं कहीं इसके साथ लगता भी है, तो उस दशा में वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन है। जैसे व्हेन डू यू गो, सेंटेंस में देंगे व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो, तो ये जो व्हेन है ना प्रश्न पूछ रहा है और इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है, इसके साथ नाउन लगना भी नहीं है, लगेगा भी नहीं, सही नहीं होगा। एक बात और जो मैं बता दूं इसके साथ साथ, वो ये है, ये बता दूं, ये जो सब है, कभी कभी ये सब जो है वो सब का सब एडवर्ब भी है। एडवर्ब प्रश्न पूछ, जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जो पढ़ाऊंगा, देख आपने अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है, न केवल ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है। चलिए लास्ट की बात करूँ मैं, ये तो 9th वाला था, अब 10th की बात करूँ। रिलेटिव प्रोनाउन, सीरियल नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, प्लीज डोंट माइंड। रिलेटिव प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउन जो संबंध स्थापित करता है किनके बीच में, नाउन के बीच में, प्रोनाउन के बीच में, जो रिलेशन जब ये स्थापित करता है उसे रिलेटिव, इससे रिलेटिव प्रोनाउन करता है। अ प्रोनाउन विच मेक्स रिलेशन, प्रोनाउन which makes relation is called a relative pronoun.
एग्जाम्पल में जैसे कहते हैं हु, दैट, which, why, how, who, where, when, etc. चलिए, तो अब यहाँ पर बात आती है सेंटेंस में एग्जाम्पल की। जैसे आई डोंट नो हु केम टुडे। आई डोंट नो हु केम टुडे, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन आया। तो वो जो है रिलेशन करा रहा है कि जो आया उसमें और नहीं जानने वाले, जो नहीं जानने वाला वो आई है, उसका रिलेशन उस आदमी में जो कौन आया, उनके बीच में रिलेशन स्थापित कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। She refused the gift which he gave. She refused the gift which he gave. जो चीज उसने दिया, जो गिफ्ट उसने दिया, उसको उसने रिफ्यूज कर दिया। तो यह रिलेशन जो क्रिएट कर रहा है, ये बना रहा है, रिलेशन जो बना रहा है विच जो है वो किसके पीछे बीच, तो जो शी ने जो रिफ्यूज किया उसमें और जो गिफ्ट दिया गया था, उस दोनों में रिलेशन क्रिएट किया जा रहा है। तो यही है रिलेटिव प्रोनाउन में। और आप देखेंगे कि बहुत ही नज़दीक है जो प्रोनाउन है। कई बार देखेंगे कि जो क्वेश्चन वाले जो प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो अभी यहाँ पर रिलेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए, तो ये सब भी जो है वो किसका काम कर रहे हैं, और कभी कभी एडवर्ब का भी काम देखेंगे। अगर गौर करेंगे तो बहुत ही थिन लाइन है दोनों के बीच में, ये एडवर्ब का भी काम करते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने दैट लिखा है। जैसे ही सेज दैट, इंडिया इज ए बिग कंट्री, तो ही सेज दैट, तो ही के द्वारा कहे जाने में और इंडिया इज ए बिग कंट्री के बीच में रिलेशन करा रहा है दैट जो है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डिस्कस किया इसको, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello everybody. Today I am going to teach you kinds of pronoun. मैं अपने पिछले वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था मैंने, वो था kinds of noun। मैं आज आपके सामने नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ, वो है kinds of pronoun। देखिए, मैंने यहाँ नाम लिख रखा है, अभी अभी मैंने लिखा है, और चूँकि समय लगता है इसलिए मैंने पहले लिख लिया है। मैं इसको अलग अलग डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रश्न आता है कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन क्या है कि ए वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग हो, यानी वो शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो, उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी वो शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो देखते हैं कि प्रोनाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने लिख रखा है यहाँ पर देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कहीं कहीं किसी ग्रामर में आप देखेंगे 7 प्रकार के, किसी में 8 प्रकार के, किसी के 9 प्रकार के, 10 प्रकार के। तो उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर मिल सकता है, लेकिन सब सही है। जो 7 प्रकार के पढ़ा रहे हैं वो भी सही है, 8 प्रकार के पढ़ा रहे हैं वो भी सही है, और 9 प्रकार के पढ़ा रहे हैं वो भी सही है। तो मैं यहाँ बात करूँ, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, and third one is relative pronoun, and fourth one is, जो चौथा है वो है distributive pronoun, पांचवा है possessive pronoun, छठा है indefinite pronoun, और सातवां है reflexive pronoun, आठवां में है reciprocal pronoun, आठवां में है reciprocal pronoun, and नौवां में है emphatic pronoun, 10वां में है interrogative pronoun। तो emphatic pronoun एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो मैं फिर से इसको अब अलग अलग करके मैं बात कर लूँ। सबसे पहले
पर्सनल प्रोनाउन की बात करूँ, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो अगर अंग्रेजी में डिफिनेशन इसका बनेगा तो होगा कि पर्सनल प्रोनाउन stands for person or thing. A personal pronoun stands for person or thing. हिंदी में कहें तो ये कहेंगे a person, the name of वो शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले जो प्रयोग होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वो शब्द यानी वो प्रोनाउन यानी वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम के पहले प्रयोग होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो फिर हम यहाँ डिफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। A pronoun which stands for a person or things. Person or thing is called a personal pronoun. Personal pronoun. एग्जाम्पल में अगर पर्सन की बात करते हैं तो आता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आता है। साथ साथ मी, अस, यू का जो यू ही होता है, देम, हिम, हर, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में। मैंने दो लाइन में जो लिखा है आपने देखा होगा कि रिपीट हो रहा है, यू रिपीट हो रहा है यहाँ, और यहाँ पे इट जो है रिपीट हो रहा है। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे रिपीट हुआ, तो मैं बता दूंगा आपको। आई, इस लाइन में जो मैंने लिखा वो सब सब्जेक्ट बनता है, लेकिन जब इस लाइन की बात आती है तो ये जो सारे वर्ड हैं, जैसे मी हमने लिखा, आई से बनने वाला जो शब्द है वो मी है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट का काम करता है। इस पंक्ति के अंदर जितने भी शब्द आए सबका सब प्रोनाउन है। ये जो प्रोनाउन है ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनकर के आते हैं। आई का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी। मैं बताऊं आगे कि जो केस में बांटते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं उनको अलग अलग केस में बांटते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड वोकेटिव केस। तो हम लोग जब इसको ना बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। मी, आई से बनने वाला मी, जब ये आई होता है तो ये सब, ये जो है नॉमिनेटिव केस में जब सब्जेक्ट बनकर के आता है तो ये नॉमिनेटिव केस में। और जब भी ये ऑब्जेक्ट बनता है तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे वी है सब्जेक्ट बनकर के आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में। जब ये ऑब्जेक्ट बनकर के आता है तो अस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक इसी तरह से यू है, यू सब्जेक्ट बनकर के जब आता है तो ये नॉमिनेटिव केस में। जब भी ऑब्जेक्ट बनकर के आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में। दे सब्जेक्ट है, तो जब ये सब्जेक्ट बनकर के आता है तो ये, जब सब्जेक्ट बनकर आता है तो दे है, और जब ये ऑब्जेक्ट बनकर के आता है तो देम होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये नॉमिनेटिव केस में। ही नॉमिनेटिव केस में होता है, और जब ऑब्जेक्ट बनकर के आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ही पर सब्जेक्ट होता है नॉमिनेटिव केस, और ये उससे बना ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस। शी सब्जेक्ट बनकर जब आता है तो ये नॉमिनेटिव केस, और जब ऑब्जेक्ट बनकर के आता है तो हर होता है। इसी तरह से इट जो है वो नॉमिनेटिव केस में जब आता है तो इट, सब्जेक्ट बनकर के जब आता है तो ये नॉमिनेटिव केस में। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो आई टी, इट, दोनों का रूप एक जैसा होता है। और कंफ्यूजन ना हो, हर जो है पॉजिटिव केस में भी मैं पढ़ाऊंगा आगे, जो मैं बताऊंगा चौथे नंबर पर या तीसरे नंबर पर जब भी आने वाला है, तो वो जो है हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में भी, पॉजिटिव केस में भी आएगा। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले मैं बता दूं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये वो प्रोनाउन है जो किसी पर्सन के नाम के बदले आता है या किसी थिंग के नाम के बदले आता है। ये स्टैंड करता है पर्सन के लिए या थिंग के लिए, इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इट डिनोट्स टू बी पर्सनल, और पर्सन इट्स हिमसेल्फ और ए थिंग इटसेल्फ, है ना। ये पर्सन जो कोई व्यक्ति होता है उसके खुद के बदले में आता है ना, खुद को डिनोट करता है, स्टैंड करता है उसके लिए, या किसी थिंग को खुद को डिनोट करता है या उसके लिए स्टैंड करता है। तो पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन। दूसरे नंबर पर
नंबर 2, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने लिखा यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इंगित करना, सूचित करना, दर्शाना, इशारे से बताना, ये सब मतलब होता है इशारे से बताना। तो नाम में ही कुछ मीनिंग छुपा हुआ है जो हम देखते हैं। ये जो शब्द है ये अपने नाम के अंदर कुछ मीनिंग छुपा रखा है। डिमोन्स्ट्रेटिव यानी वो इंगित करने वाला, सूचित करने वाला जो है, इशारा करके बताने वाला जो है वो प्रोनाउन। तो ए प्रोनाउन तो हम लिखेंगे कि ए प्रोनाउन which indicates or demonstrate something is called a demonstrative pronoun. Is called a demonstrative pronoun. Example: this, that, these, those, ये सब इशारा करके बताने के लिए होता है। दिस और दैट सिंगुलर जब होता है तो निकट के वस्तु को इंगित करने या सूचित करने के लिए दिस का प्रयोग होता है, या इस। और दैट दूर की चीजों को इंगित करने या सूचित करने के लिए उंगली के इशारे से या ऐसे भी दैट का प्रयोग होता है जब वो सिंगुलर होता है। लेकिन जब निकट की वस्तुएं अगर एक से अधिक हैं तो उनके लिए दीज का प्रयोग होता है, और दूर की वस्तुएं जब एक से अधिक है तो उनके लिए दोज का प्रयोग होता है। लेकिन याद रहे ये जब इसके तुरंत बाद कोई नाउन आएगा, दिस के तुरंत बाद नाउन, या दैट के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाएगा, या दिस के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाएगा, या दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाएगा, चाहे नाउन सिंगुलर या प्लूरल जो भी आ जाए, तो फिर उस दशा में, उस स्थिति में ये एडजेक्टिव हो जाएगा। याद रहे इन शब्दों के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाता है सिंगुलर या प्लूरल, तो उस दशा में ये सब का सब एडजेक्टिव हो जाएगा। यही सब एडजेक्टिव बनते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा जब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मैं बताऊंगा ये एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन मैंने प्रोनाउन की बात की है। ये प्रोनाउन दिस है और दैट है, तो दिस के पास जो नाउन आ रहा है अगर आ जाए तो, लेकिन जब यहाँ पर वाक्य बनेगा तो ऐसे बनेगा, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ बुक। तो दिस के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। दैट इज अ पेन, वो पेन है। दैट इज अ कार, वो कार है। दीज आर फ्लावर्स, ये सब फूल हैं। दोज वेयर प्लेयर्स, वो सब खिलाड़ी थे। दोज वेयर या फिर दोज वेयर फ्लावर्स, वो सब फूल थे। तो ये सब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैं अगले प्रोनाउन की तरफ चलता हूं, वो है one is indefinite pronoun। इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम से मालूम पड़ता है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो वो प्रोनाउन जो अनिश्चितता या जिसे जनरल, प्रोनाउन इन जनरल की बात होती है, या नाउन इन जनरल को डिनोट करता है या स्टैंड करता है उसके लिए। तो ए प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर अ नाउन इन जनरल। अ प्रोनाउन वो शब्द जो किसी नाउन के बदले प्रयोग होता है, और जनरल किसी नाउन के बदले प्रयोग होता है, नाउन इन जनरल कह सकते हैं। इन ए प्रोनाउन which stands for a noun in general, a noun, और कह सकते हैं stand for a person or thing in general, for person or thing in general। कोई डेफिनेट नहीं, कोई खास नहीं। is called
is called an indefinite pronoun. Example, जब कहते हैं any, many, some, अदर भी हो सकता है, अदर, another, several, either, neither, etc. इन सब का प्रयोग होता है। तो गौर करने वाली बात है कि एनी के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा, मेनी के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा। प्रोनाउन जब बनेगा तो जनरली उसके साथ ना एनी ऑफ द बॉयज, अगर बहुत सारे लड़के हैं उनके बदले में तो कहते हैं कि एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक, तो ये इंडेफिनिट का बोध हो रहा है। तो आप यहाँ कहेंगे कि इंडेफिनिट तो बांटने का भी काम कर रहा है। हाँ, कुछ सेंस उसका भी आता है जो डिस्ट्रीब्यूट करने का सेंस भी आता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में भी इसका सेंस आता है, लेकिन ये इंडेफिनिट है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। एनी ऑफ देम, अब बहुत सारे लोग हैं उनमें से कोई एक, तो इंडेफिनिट का बोध कर रहा है। उनमें से कौन वाला, कौन डेफिनिट वाला, निश्चित वाला, वो नहीं बता रहा है, ये कह रहा है एनी ऑफ देम, उनमें से जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक। मेनी ऑफ देम या मेनी ऑफ द बॉयज, बहुत सारे लड़के। अब बहुत सारे लड़के में से कौन, ये कौन लड़के, कौन, हाँ, मेनी ऑफ द फ्लावर्स, तो मेनी ऑफ, मेनी ऑफ, अगर ऐसा जब बनावट आता है वाक्य के अंदर तो हम देखते हैं कि उसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं लगता है। अगर जब नाउन नहीं लगता उसके तुरंत बाद कोई ऑफ आ गया है, प्रीपोजिशन आया है ऑफ, इसलिए लगता है कि ये प्रोनाउन है, लगता है मतलब है, वो प्रोनाउन है। अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन आया होता तो वो एडजेक्टिव हो गया होता। तो इस बात को ध्यान में रखना है, हमें ध्यान रखना है कि एनी के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। इसके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन जैसे ऑफ है वो लगा होगा। एनी ऑफ द बॉयज, मेनी ऑफ द चिल्ड्रन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ अदर वाले में लोगों का कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, अदर और इनअदर। जैसे मान लीजिए कि मैं दुकान पर गया और दुकान में मान लीजिए कि मुझे पैंट देखना है, तो दुकानदार ने कई पैंट मुझे दिखाए। हाँ, तो उसने कहा कि ये वाला जो पैंट है ना ब्लैक वाला, इसका एक और है कहीं रखा हुआ है, मैं ये जो ग्रीन वाला है एक ब्लैक वाला है। तो हम कहते हैं कि जब दो ही है तो उसमें से ये वन हुआ और दूसरा जो हुआ अदर हुआ, तो कहते हैं शो मी द अदर। तो उस दशा में हम अदर के साथ नाउन नहीं लगा रहे हैं। जब हम नाउन नहीं लगा रहे तो उस दशा में ये जो है प्रोनाउन हो गया। जनरली अदर के साथ कोई ना कोई नाम आता है, कोई नाउन आता है, लेकिन यहाँ इस वाक्य में मैं दिखा रहा हूँ कि शो मी यानी दिखाइए मुझे द अदर यानी दूसरा वाला। अब उस अदर के साथ कोई नाउन नहीं लगा रहे हैं, तो वो जो नाउन के बदले आ रहा जो अदर है, दूसरा जो है कहीं रखा हुआ है, वो चाहे वो ब्लैक वाला है या रेड वाला जो भी है, वो जो रखा हुआ है, जो लाना चाहता है, वो जो दिखाना चाहता है मुझे, तो वो जो है उसको रेफर कर रहा है। तो उस नाउन के बदले जो आया ये प्रोनाउन द अदर हुआ, अदर जो है ये प्रोनाउन हुआ। इसी तरह हम कहते हैं कि उसने 5-6 पैंट मुझे दिखाए और उनमें 5 में 6 में से मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा नहीं है, प्लीज शो मी एनोदर, कोई दूसरा दिखाइए मुझे, कोई भी दूसरा। तो ये डिफरेंस भी पता चल गया अदर और एनोदर में, समझ गया ना कि अदर और एनोदर में मतलब फर्क भी पता चल गया। और साथ साथ ये हुआ कि एनोदर का मतलब कोई दूसरा, सिर्फ दूसरा नहीं, कोई दूसरा, ठीक है, वो इनडेफिनिट वन है, वो डेफिनिट नहीं है। लेकिन अदर वाले में क्लियर है कि जो एक यहाँ पर एक जोड़ा है, उसका एक हिस्सा यहाँ या एक पार्ट यहाँ या एक वाला एक यहाँ, दूसरा वहाँ है उस जोड़े का, ठीक है, जिसका डिजाइन एक ही है, सब कुछ है, प्राइस एक है, लेकिन दूसरा वाला वहाँ रखा हुआ है, तो वहाँ उस सेंस में वहाँ अदर है। लेकिन शो मी एनोदर कहते हैं मतलब कोई भी दूसरा, तब एनोदर के बाद कोई नाउन नहीं लगा, तो इस दशा में ये प्रोनाउन हुआ। इसको अच्छा समझ लें प्लीज। आगे कह रहा सेवरल ऑफ। अब हम सेवरल के साथ ऑफ लगाए हैं, उसके बाद जो नाउन आना है सेवरल ऑफ द मिनिस्टर्स, सेवरल ऑफ द मिनिस्टर्स कह रहे हैं, तो ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ, तो यहाँ पर इस दशा में यहाँ पर सेवरल प्रोनाउन हुआ। लेकिन फिर सेवरल बॉयज, सेवरल स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं,
सेवरल फ्लावर्स, तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये जो शब्द है ना, जब बच्चे आगे पढ़ते हैं, जब स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर आगे ये है कि आइदर, आइदर, आइदर मतलब कोई एक भी, आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम का मतलब वो जितने भी हैं उनमें से कोई एक। आइदर ऑफ द चाइल्ड इज प्रेजेंट टुडे। मान लीजिए इस क्लास में, द क्लास कंसिस्ट ऑफ, दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ 30 बॉयज, 30 स्टूडेंट्स, और आइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट। कोई आज कोई एक अब्सेंट है या कोई एक प्रेजेंट है, आइदर ऑफ देम इज अब्सेंट, कोई एक अब्सेंट है, तो उस आइदर, आइदर ऑफ लगा तो ये प्रोनाउन हो गया। अगर आइदर बॉय हैज कम, नाइदर बॉय हैज कम, नाइदर बॉय, अगर ऐसा रहता तो वो फिर एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन है। इसी तरह नाइदर के साथ भी नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ द बॉय, ये सब समझ गए होंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे अगला है चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, बंटवारे को दर्शाता है। ऐसा प्रोनाउन जो बंटवारे को दर्शाता हो, जो बांटे जाने को दर्शाता हो, किसी चीज़ के बांटे हुए होने या बांटे जाने को दर्शाता हो, तो ऐसे प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आज अ प्रोनाउन विच, प्रोनाउन विच shows distribution, a pronoun which shows distribution is called distributive pronoun. Distributive pronoun. Example: each, either, neither, neither, each, either, neither। वैसे ये नहीं भी बांटने का काम करेगा। बांटने का काम वन भी करता है। तो ईच, आइदर, नाइदर, एनी, वन। अब यहाँ ईच के तुरंत बाद अगर हम नाउन लगाते हैं, जैसे ईच बॉय अगर लगाते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन हम ईच बॉय नहीं कहते, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, प्रत्येक। ईच मैन हैज कम, ईच मैन हैज कम, हर आदमी आया है। ईच मैन एंड एवरी वुमन, ऐसा भी होता है, तो वहाँ एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ईच के तुरंत बाद ऑफ लगाना है, तब तो इस स्थिति में ये प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक, या नाइदर, यहाँ नाइदर है, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बाइसिकल्स, बहुत सारे बाइसिकल्स हैं, उनमें से आइदर, आइदर ऑफ द बाइसिकल इज ग्रीन, नाइदर ऑफ द बाइसिकल इज ग्रीन, ओके। एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक, और वन ऑफ देम, उनमें से कोई, ऐसा कुछ है। तो ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, ठीक है। अब अगला है पांचवा, पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन ये जो है अधिकार, अधिकार को दर्शाता है या संबंध को दर्शाता है। अधिकार या संबंध को दर्शाने वाले प्रोनाउन को पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अ pronoun which shows possession of someone on something, of someone on something। तो समवन ही नहीं, एनी वन ऑन एनीथिंग भी कह सकते हैं। किसी
समवन और एनीवन में अंतर यह होता है कि किसी आदमी को जिसको मैं जानता हूँ वो समवन है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ लेकिन उसके बदले में कह रहा हूँ, तो वो समवन हुआ। लेकिन जब मैं नहीं जानता हूँ, मेरे लिए अनजाना है, अब तब मैं उनके बदले में प्रयोग करूँ तो एनीवन प्रयोग करूंगा। हाँ, समथिंग के साथ वही चीज़ है, वो चीज़ जिसको मैं जानता हूँ वो समथिंग है, लेकिन जब मैं उसको नहीं जानता हूँ तो वो एनीथिंग में चला जाएगा। तो समवन और समथिंग, ये मतलब हुआ। ए प्रोनाउन विच शोज पोजेशन, वो प्रोनाउन जो पोजेशन को, अधिकार को, किसी का अधिकार को किसी चीज पे दिखाता है, किसी चीज पर किसी का अधिकार जब दर्शाता है उसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। आप बहुत गड़बड़ी करते हैं स्टूडेंट, छोटी छोटी बात पे चूक हो जाती है। अब देखिए कि आई से बनने वाला जो जो पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा वो है माइन, माइन, मेरा ही या मुझी का। माई नहीं, क्योंकि माई अगर कहते हैं तो उसके तुरंत बाद नाउन लगना जरूरी हो जाता है, और जब भी इसके तुरंत बाद नाउन लग गया तो उस नाउन को वो डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। तो उस दशा में वो एडजेक्टिव हो जाएगा, वो जो माई है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो माइन है, दिस बुक इज माइन, माइन, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। माइन के बाद कोई नाउन नहीं लगना है, नहीं लगेगा, क्योंकि ये वोकेटिव केस है। हमने बात की ना कि नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस जो होता है उसके तुरंत बाद नाउन नहीं लगना है, ये बिना नाउन के आता है। दिस बुक इज माइन, जैसे कहते दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। आवर्स, आवर नहीं कह रहा हूं मैं, आवर्स कह रहा हूं, आवर्स, हम सबका, हम ही सबका, हमारा ही, है ना। दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हम सबका ही है। दिस कॉलेज इज आवर्स, ये कॉलेज हम सबका ही है, हमारा ही है। थोड़ा सा इम्फेसिस भी है इस पर, थोड़ा सा जोर देकर भी कहा जाता है आवर्स। उसके बाद योर्स, योर्स, हिज। अब हिज में कंफ्यूजन नहीं होना कि हिज जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये पॉजिटिव केस में भी आता है और ये वोकेटिव केस में भी आता है। तो ये एडजेक्टिव का भी रोल करेगा, लेकिन जब एडजेक्टिव होगा तो इसके तुरंत बाद कोई नाउन लगा होगा। लेकिन जब ये प्रोनाउन बन कर गया तो ये इसके बाद नाउन नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, जो भी हो, है ना। दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज, ये किताब उसकी है। और दिस इज हिज बुक कहेंगे, दिस इज हिज बुक, ये किताब उसकी है। तो हिज के बाद जब बुक आया तो फिर उस दशा में जो हिज होगा वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ जो हिज कह रहे हैं, दिस बुक इज हिज, तो हिज पे एंड हो रहा है और उसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, तो इस दशा में ये जो हिज है ये प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, हिज। और इसी तरह से हर है, हर्स, हर्स, हर नहीं हर्स। फिर इट्स, उसका ही, उसी का, इस सब के बाद नाउन नहीं आना है, तुरंत बाद नाउन नहीं आना है। इट्स और दियर्स, दियर्स, ये सब जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल कई बार इसका एक दूसरे से संबंधित, म्यूचुअल जिसको कहते हैं ना, म्यूचुअल रिलेशन, जिसमें दो चीजों में म्यूचुअल रिलेशन हो, तो ऐसे प्रोनाउन को, जब कोई प्रोनाउन म्यूचुअल रिलेशन दिखाता हो आपस में, जैसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना कि आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो उस तरह के म्यूचुअल रिलेशन को जब दर्शाता हो तो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहता है। अपर नाउन, अपर नाउन upper noun which shows mutual understanding, is called upper noun which shows mutual understanding is called अंडरस्टैंडिंग विथ ईच अदर। एग्जाम्पल में भी ईच अदर आएगा ईच अदर,
ईच अदर मीन्स दो के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दर्शाया जाता है तो इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल ईच अदर, ईच अदर, यहां से यहां तक एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर एक दूसरे का, है ना। ही वैल्यूज ईच अदर, ही वैल्यूज, दे वैल्यू, सॉरी, दे वैल्यू ईच अदर, वो एक दूसरे को वैल्यू देते हैं, सम्मान देते हैं। वन एनदर, ये सब इनके उदाहरण है, एग्जाम्पल है एक दूसरे के। वन एनदर, एक से ज्यादा आदमी के लिए एक दूसरे आपस में जब संबंध इस तरह का हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो वहां पर वन एनदर का। और दो के बीच में जो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो या रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन जब हो, तो ये जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या रिलेशन को दर्शाता है ना। तो इसको ना यहाँ पर हमने अंडरस्टैंडिंग लिखा है, अगर आप चाहें तो इसको रिलेशन भी लिख सकते हैं, संबंध, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग या संबंध, रिलेशन भी कह सकते हैं। तो ये रेसिप्रोकल के एग्जाम्पल हो गए। सातवां, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो अब इसे किसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जिसको हम लोग कहते हैं ना स्वयं से, स्वयं द्वारा, अपने आप से, अपने से, स्वतः। इन शब्दों पर गौर करें आप। स्वयं, खुद से, स्वतः। हाँ, मैंने खुद से, जैसे मैंने खुद से ये काम किया, मैं अपने से ही ये काम किया, और मैंने अपने से ही ये काम किया, अब मैंने ये काम किया अपने से। दोनों में अंतर देखिए। एक में कह रहा मैं स्वयं इस काम को किया, मैंने स्वयं इस काम को किया, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब आ रहा है वो इम्फेटिक है, जोर दे के कहना, वो रेसिप्रोकल, ये जो है ना रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। लेकिन जब ही कहते हैं कि किसके बाद, तो मैंने यह काम स्वयं किया, तो सब्जेक्ट वर्ब आ गया, और वर्ब के बाद जब आगे, जब कभी ये जो शब्द आएगा जो मैं आगे लिखने जा रहा हूँ, वो जब आएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। मैं आगे कंपैरिजन करूंगा, आगे देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जब कोई काम स्वयं को दर्शाता है, स्वयं के द्वारा स्टैंड करता है, ए प्रोनाउन व्हिच स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग, हाँ, एज ए डूअर ऑफ समथिंग इटसेल्फ, काम का करने वाला। जैसे कोई प्रोनाउन है, किसी क्रिया का करने वाला स्वयं है, स्वयं उसको करता है, ये अपने फॉर्चून का डिसाइड करने वाला, डिसाइडिंग फैक्टर खुद है, स्वयं है। तो ऐसी दिशा में उसको ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कहते हैं। देखिए एग्जांपल, पहले तो डिफिनेशन देखिए। अ प्रोनाउन which shows it is मतलब ये पर्सन, और इट इज कह सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अ पर्सन shows a person or thing is the doer of an action, himself or itself is called a reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Example, जैसे कहते हैं myself, ourselves, yourself, yourselves, myself, ourselves, yourself and yourselves,
योर सेल्फ सिंगुलर में और योर सेल्फ प्लूरल में। आवर सेल्फ चूंकि वी से बनता है तो वो प्लूरल ही रहता है, माई सेल्फ, आई से माई सेल्फ तो सिंगुलर ही रहता है। लेकिन यू सिंगुलर में भी प्रयोग होता है और प्लूरल में भी। जब सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है तो योर सेल्फ, और प्लूरल के लिए होगा तो योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ, देमसेल्फ। क्योंकि ये प्लूरल में होता है इसलिए इसको ये सब रखेंगे। एक वाक्य देखते हैं तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। एक वाक्य को हम लोग देखते हैं। पहला ये वाक्य है, आई रीड द बुक, आई रीड द बुक माई सेल्फ। यहाँ सेंस निकल रहा कि जो पढ़ने का काम, जो किताब का पढ़ने का काम हुआ, आई रीड द बुक माई सेल्फ, जो किताब के पढ़ने का काम हुआ ये मेरे द्वारा स्वयं हुआ, मैंने इस काम को खुद किया। आई रीड द बुक माई सेल्फ। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि आई के तुरंत बाद कोई नाउन, ये जो कोई जो प्रोनाउन है जो स्वयं द्वारा किए जाने का दावा नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता जो उसके द्वारा, जो सब्जेक्ट है जो करता है उसके द्वारा स्वयं किया जाने का जो दावा होता वो ये किया जाता। अगर इसके तुरंत बाद आता तो वो जो है इफेक्टिव होता, लेकिन इसके हर के बाद आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया और वर्ब के बाद जहां कहीं भी अगर ऐसा प्रयोग हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, जो हमने यहाँ लिस्ट दिया है उनमें से कोई प्रयोग होगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये आप समझ लेंगे, ठीक है। आगे मैं बात कर रहा हूँ इम्फेटिक की। इम्फेटिक प्रोनाउन, तो इम्फेटिक प्रोनाउन है और ऐसा प्रोनाउन है जो जस्ट रिफ्लेक्सिव से ही मिलता जुलता है। जो सब प्रयोग होते हैं रिफ्लेक्सिव में वही शब्द इम्फेटिक में होंगे। लेकिन इम्फेटिक में क्या है कि ऐसा प्रोनाउन जो जोर डालकर ये दर्शाता हो कि किसी क्रिया को किसी ने खुद किया हो, स्वयं किया हो, अपने से किया हो या अपने से हुआ हो, खुद ब खुद हुआ, स्वतः हुआ हो, स्वयं द्वारा हुआ हो, तो ऐसी दशा को दर्शाने वाले प्रोनाउन को इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जो स्वयं से होने की क्रिया को जोर देके दर्शाता हो, जोर देके दर्शाता हो, सिर्फ दर्शाता नहीं कि स्वयं किया, स्वयं द्वारा होने को जोर डाल करके, है ना, इम्फेसिस के साथ, ठीक है, स्ट्रेस डाल करके जब दर्शाया जाता हो तो ऐसे प्रोनाउन को इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए definition of pronoun which shows a subject does something itself with emphasis, और स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस भी कहते हैं जोर डालकर, is called an emphatic pronoun. Is called an emphatic pronoun. Example, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि a pronoun which shows a subject does something itself with emphasis, कि कोई pronoun जब दर्शाता है कि कोई काम, वो जो दर्शाता है कि वो कोई सब्जेक्ट जो है कोई काम स्वयं करता है, itself करता है, अपने आप से करता है, स्वयं करता है, with emphasis, जोर डाल करके जब ये बात बताया जाता हो कि कोई काम किसी काम का कर्ता जो है वो खुद से करता, स्वयं करता हो, तो ऐसे जो स्ट्रेस के साथ करता हो या कहता हो कि ये स्ट्रेस के साथ होता है या इम्फेसिस के साथ जब होता है, तो ऐसे काम को, ऐसे प्रोनाउन को इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं।
तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे माई सेल्फ, वो सभी एग्जाम्पल जो मैंने रिफ्लेक्सिव में दिए वो सारे के सारे एग्जाम्पल जो शब्द के तौर पे यहाँ पर लिखे जाएंगे, लेकिन जब वाक्य में जब आएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, himself, herself, itself, and themselves. तो मैंने लिखा है यहाँ पे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ, ये जो सारे शब्द हैं। तो अब इसको वाक्य में देखते हैं। जैसे ही, हिमसेल्फ broke the vase, फूल के गमला को उसने खुद से तोड़ा। himself broke। अब देख रहे हैं कि जो वर्ब है, क्रिया है, क्रिया और सब्जेक्ट के बीच में आ रहा है, तो यहाँ इम्फेसिस के साथ दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है कि तोड़ा तो उसी ने, लेकिन जोर देके कहा जा रहा है कि उसने खुद से तोड़ा, स्वयं तोड़ा। यहाँ पर इम्फेसिस है, स्ट्रेस अपॉन है, जोर देकर कहा जा रहा है। तो ऐसा जो वाक्य है, ऐसा जब प्रयोग होगा तो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। शब्द वही होंगे, ये जो शब्द हैं शब्द के तौर पे लिखे हैं, तो ऐसे ही यही सब रिफ्लेक्सिव में भी होंगे, यही सब इम्फेटिक प्रोनाउन में भी होंगे। अब अगला, है इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो ऐसा प्रोनाउन, ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछता हो, ऐसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछता है, ऐसे प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहता है। प्रोनाउन which asks a question is called an interrogative pronoun. Interrogative pronoun. A pronoun which asks a question is called an interrogative pronoun. Example. तो मैं बता दूं यहाँ की 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जिसको WH क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। उदाहरण के लिए व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, who, whom, whose, which, ये 9 क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, हु, whom, whose, which। ये जो टोटल जो क्वेश्चन वर्ड है वो सब का सब 9 है। ये 9 क्वेश्चन वर्ड्स हमने लिखे। मैं यहाँ पर थोड़ा मार्क कर दूं। एक वर्ड है whose, एक वर्ड है which और एक क्वेश्चन वर्ड है what। इन तीनों पर सावधान रहना है। जब इन तीनों के साथ कोई नाउन तुरंत बाद नाउन लगा होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा या मेन वर्ब जो भी आए, तो तुरंत बाद नाउन अगर नाउन आ जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है, तो उस दशा में ये जो व्हाट या हुज या व्हिच है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और यही तीनों एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में आएंगे। अतिरिक्त जो है वो एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में नहीं आएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में नहीं आएंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में ये 9 आए हैं। कारण ये है कि इन सबके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन नहीं लगे, कोई भी नाउन नहीं लगेगा। इसके तुरंत बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का जो प्रयोग होना वो आना है प्रश्न पूछने के लिए। ये सभी शब्द
ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन भी है। मैं अभी अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करने जा रहा हूँ। रिलेशन, रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लास बचा हुआ है 10वां, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं जो रिलेशन का भी काम करते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि व्हाट। अब जैसे कि व्हाट क्वेश्चन डू यू आस्क, व्हाट क्वेश्चन, व्हाट के तुरंत बाद है व्हाट बुक या व्हाट लेसन, इसके बाद जो नाउन आ रहा है तो उस दशा में वो जो है ना व्हाट एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन कहते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज, व्हाट के तुरंत बाद इज आया यानी प्रोनाउन, मतलब हेल्पिंग वर्ब आया, तो नाउन नहीं आया, तो इस दशा में ये प्रोनाउन है। हुज इज दिस, ये किसका है, ये हुज इज दिस किसी व्यक्ति के लिए को दर्शा रहा है। तो हुज इज दिस कह रहे हैं, ये किसका है, इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया, तो इस दशा में ये प्रोनाउन है। विच डू यू लाइक, कौन तुम पसंद कर रहे हो, कौन सा तुम पसंद कर रहे हो, विच डू यू लाइक। तो विच के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया तो वो प्रोनाउन है। लेकिन अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन लगा होता तो चूंकि लगता भी है, कहीं कहीं इसके साथ लगता भी है, तो उस दशा में वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन है। जैसे व्हेन डू यू गो, सेंटेंस में देंगे व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो। तो ये जो व्हेन है ना, प्रश्न पूछ रहा है और इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, इसके साथ नाउन लगना भी नहीं है, लगेगा भी नहीं, सही नहीं होगा। एक बात और जो मैं बता दूं इसके साथ साथ कि वो ये है, ये बता दूं, ये जो सब है कभी कभी ये सब ये सब जो है वो सब का सब एडवर्ब भी है। एडवर्ब प्रश्न पूछ, जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जो पढ़ा होगा, देख आपने अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है, न केवल ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है। चलिए लास्ट की बात करूँ मैं, ये तो 9th वाला था, अब 10th की बात करूँ। रिलेटिव प्रोनाउन, सीरियल नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, प्लीज डोंट माइंड। रिलेटिव प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउन जो संबंध स्थापित करता है किनके बीच में, नाउन के बीच में, प्रोनाउन के बीच में, जो रिलेशन जब ये स्थापित करता है उसे रिलेटिव, इससे रिलेटिव प्रोनाउन करता है। अ प्रोनाउन विच मेक्स रिलेशन, प्रोनाउन which makes relation is called a relative pronoun. एग्जाम्पल में जैसे कहते हैं हु, दैट, which, why, how, whom, where, when, etc. चलिए, तो अब यहाँ पर बात आती है सेंटेंस में एग्जाम्पल की। जैसे आई डोंट नो, आई डोंट नो हु केम टुडे, आई डोंट नो हु केम टुडे, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन आया। तो वो जो है रिलेशन करा रहा है कि जो आया उसमें और नहीं जानने वाले, जो नहीं जानने वाला वो आई है, उसका रिलेशन उस आदमी में जो कौन आया, उनके बीच में रिलेशन स्थापित कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। She refused the gift which he gave. She refused the gift which he gave.
जो चीज उसने दिया, जो गिफ्ट उसने दिया, उसको उसने रिफ्यूज कर दिया। तो यहाँ रिलेशन जो क्रिएट कर रहा है, ये बना रहा है, रिलेशन जो बना रहा है विच जो है वो किसके पीछे बीच, तो जो शी ने जो रिफ्यूज किया उसमें और जो गिफ्ट दिया गया था, हाँ, उस दोनों में रिलेशन क्रिएट किया जा रहा है। तो यही है रिलेटिव प्रोनाउन में। और आप देखेंगे कि बहुत ही नज़दीक है जो जो प्रोनाउन है। कई बार देखेंगे कि जो क्वेश्चन वाले जो प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो अभी यहाँ पर रिलेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए, तो ये सब भी जो है वो किसका काम कर रहे हैं, और कभी कभी एडवर्ब का भी काम देखेंगे। अगर गौर करेंगे तो बहुत ही थिन लाइन है दोनों के बीच में, ये एडवर्ब का भी काम करते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने दैट लिखा है, जैसे ही सेज दैट, हाँ, इंडिया इज ए बिग कंट्री, तो ही सेज दैट, तो ही के द्वारा कहे जाने में और इंडिया इज ए बिग कंट्री के बीच में रिलेशन करा रहा है दैट जो है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डिस्कस किया इसको।